Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के जो चैप्टर है इसके शुरू में हमने कुछ बातें की थी और हम इस डिस्कशन तक लास्ट टाइम आके पहुँचे थे कि समटाइम्स जो वर्चुअल मेमोरी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मुद्दा है कि कुछ पेजेस मेमोरी में जो होते हैं किसी प्रोसेस के और कुछ पेजेस मेमोरी में नहीं होते, तो जब एक ऐसे पेज को रेफ़र किया जाता है किसी प्रोसेस के या ऐसी इंस्ट्रक्शन रेफ़र की जाती है या ऐसे डेटा को रेफ़र किया जाता है बाय द प्रोसेस जो कि वो मेमोरी में नहीं है और उसके मेमोरी में ना होने की दलील हमने कहा था ये होती है कि उसकी जो मोड बिट होती है वो इनवैलिड उसके पेज टेबल में सेट होती है। और ये इनवैलिड सेट होने की हमने कहा था दो वजूहत बड़ी बड़ी मोटी हमने समझी थी। वो ये होती है, एक वजह तो ये होती है कि वो पेज मेमोरी में है नहीं, और दूसरी ये कि आपने गलत पेज रेफ़र किया, यानी आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में वो पेज है ही नहीं सिरे से। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में वो लाई ही नहीं करता, वो लाई ही नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस में मिसाल के तौर पे 0 से लेके 19 तक पेजेस हैं, यानी टोटल 20 पेजेस हैं, और आप एक 27th पेज को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो तो सिरे से आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये तो आप कोई एक ऐसी मेमोरी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं जो कि आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में नहीं है, यानी आप किसी दूसरे प्रोसेस या फिज़िकल मेमोरी में किसी दूसरे प्रोसेस के या ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी मेमोरी एरिया में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दैट केस हमने कहा था कि फिर आपका प्रोसेस को एबोर्ट किया जाएगा ज़बरदस्ती। क्योंकि अब आप जो है ना कोई मेल फंक्शनिंग करना चाहते हैं। और दूसरी रीज़न इनवैलिड की हमने कहा था वो ये होती है कि आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एक ऐसे पेज को आपने रेफ़र किया जो कि है लीगल, यानी कि 0 से 19 के अंदर है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने 16 नंबर पेज रेफ़र किया है और उसकी मोड बिट आई है, मीन्स टू से कि वो अभी तक उसके अगेंस्ट कोई फ्रेम, यानी कि वो 16 नंबर पेज अभी डिस्क से मेमोरी में आया नहीं है, उसके लिए कोई फ्रेम एलोकेट नहीं हुआ, लिहाजा अब पेज फॉल्ट अगर होगा। इस सिनेरियो को हमने कहा था कि दैट वुड बी कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट की सूरत में फिर हम क्या करते थे, हमने एक पूरे जो है मैकेनिज़्म डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और वो मैकेनिज़्म हमने क्या डिस्कस किया था कि पेज फॉल्ट की सूरत में फिर आपका जो है एक पूरी जो है एक स्कीम चलती है। ये 6 स्टेप्स मैंने बताए थे, इस पर मैं आता हूँ 6 स्टेप्स पे, लेकिन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फिर देख लें कि ये एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है आपका एक प्रोसेस का। मिसाल इसके अंदर 8 पेजेस हैं 0 से 7 तक, और इसमें कुछ पेजेस सिर्फ अभी मेमोरी में, यानी डिस्क पे ये सारे आपके जो है ना उसने जो हैं आपके 8 पेजेस बताए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल 3 पेजेस आपके फ़िज़िकल मेमोरी में लोडेड हैं, और उसका एड्रेस मैप जो है ना, यानी मेमोरी मैप जो है वो ये है, पेज टेबल में मौजूद है, और वो 0th पेज, 2nd पेज और 5th पेज जो है फ़िलहाल आपका, यानी 0th, 2nd और 5th पेज जो है वो फ़िलहाल आपके जो है ना मेमोरी में वो पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? 0th पेज जो है ना आपका 4th फ्रेम में पड़ा है, ये देख लें, आप देख सकते हैं। 2nd पेज आपका जो है ना वो 6th फ्रेम में पड़ा हुआ है, और जो 5th आपका पेज है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का वो आपका 9th फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो ये आपका मेमोरी मैप है, और इसके ज़रिए आप जो है ना उस तक पहुँच जाते हैं। बकिया द रेस्ट ऑफ द जो पेजेस हैं, जैसा के तौर पर डी है, ई है, डी ई जी एच, तो ये अभी फ़िलहाल जो है आपके डी ई और जी एच जो हैं ये जो हैं आपके डिस्क पर हैं, ठीक है ना जी। तो अगर इनको कभी आपने अभी कॉल किया या आपके प्रोसेस ने इनके अंदर किसी डाटा को रेफ़र किया या कोई इंस्ट्रक्शन रेफ़र की गई, तो इसके नतीजे में होगा पेज फॉल्ट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और पेज फॉल्ट जब होगा तो उनके केस इस सूरत में फिर ये 6 काम होंगे। क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लुक करेगा नजर पेज टेबल टू डिसाइड कि क्या आपने किया है। तो इनवैलिड रेफरेंस तो आपने नहीं किया है क्योंकि आपका लीगल पेज आपने कॉल किया है, तो एबोर्ट तो आप नहीं होंगे, लेकिन वो जस्ट नॉट इन मेमोरी है आपका वो वाला पेज। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने ई पेज जो है, यानी कि ई वाला पेज आपका कौन सा है, पेज नंबर 4,
वो चूंकि आपका यहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई फ्रेम मौजूद नहीं है, वो लोड नहीं हुआ है, तो अब आपको ई पेज को लाना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे वो ई पेज आपका ओएस जो है ना ला के यहाँ रख देता है, तो फिर ई पेज की ये एंट्री यानी फ्रेम नंबर 12 की एंट्री आप जाके इधर करेंगे, यानी यहाँ आप 12 लिखाएंगे इस जगह, और फिर दोबारा उस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि अब पेज टेबल में उसकी एंट्री मिल जाएगी और वो स्टार्ट होगा। तो वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे फिर बताया है कि गेट एम्प्टी फ्रेम, तो एम्प्टी फ्रेम की मिसाल मैंने जो है ना फ्रेम नंबर 12 आपके सामने रखी इस स्लाइड में। फिर स्वैप पेज इनटू दैट फ्रेम, तो आपने क्या किया कि डिस्क से उसको स्वैप इन किया, इस ई फ्रेम को जनाब आपने क्या किया यहाँ ले आए, ठीक है ना जी। ये सारे स्टेप जो मैंने अभी किए हैं इसको फिर अगली स्लाइड में हम जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ई को आपने जो है ना ले आए यहाँ पे लेट से, और फिर आपने उसके बाद क्या किया रीसेट टेबल्स। रीसेट टेबल्स का क्या मतलब है कि आपने जनाब वो ऊपर एंट्री जो थी, यानी जब आप ई को यहाँ ले आए तो उसके बाद ये जो है ना फ्रेम नंबर 12 की एंट्री आपने कहाँ की, इसकी एंट्री आपने जनाब पेज नंबर 4 के लिए यहाँ पे इधर कर दी, ठीक है जी। और फिर अगली बात उसने क्या किया 5th स्टेप में कि सेट द वैलिडेशन बिट टू वी, तो आपने अभी जो है ना इसकी वैलिडेशन बिट आई से क्या कर दी, क्योंकि अब तो ये वैलिड हो गया ना, जिस तरह ये वैलिड है रहे हैं अभी हैं, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो अब ये भी आई से वी होना चाहिए, तो ये भी वी हो जाएगा और ये भी वैलिड एक पेज आपका बन गया क्योंकि मेमोरी में आ चुका है। और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द पेज फॉल्ट। क्योंकि आपने वो जो इंस्ट्रक्शन जो थी जिसकी वजह से पेज फॉल्ट हुआ था, क्योंकि ये पेज नंबर 4 तो जो है ना उसके तो अभी तक मेमोरी में तो था नहीं, तो जब इंस्ट्रक्शन चली तो वो मिला नहीं, तो उस वक्त तो वो रुक गया, पॉज उसने लिया, और ये सारा काम हुआ उस वक्त, ये स्टेप्स जो 5-6 स्टेप्स हुए, जब ये पूरे हो गए तो अब वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दोबारा रीस्टार्ट हुई। जब वो रीस्टार्ट हुई अब जब उसने रेफर किया पेज 4 को तो अब वो मिला और वो रेफरेंस गया मेमोरी में और वहाँ से फिर उसने काम किया। तो इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होने के बाद वो जब सक्सेसफुली चलेगी तो उसके नतीजे में फिर आपका जो है ना वो रेफरेंस जो होगा वो इंस्ट्रक्शन जो है सक्सेसफुली चलेगी। तो ये वो जो 6 स्टेप्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये आपने किए और इसके नतीजे में फिर आपकी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जो है सक्सेसफुली चली। अब ये जो इसके ऊपर अब सारा आपका चैप्टर जो है हमारा आगे जो है ना ये जो 6 स्टेप्स हैं ये कैसे होंगे, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब अब इस पे हमारी जो है ना आगे सारी डिबेट चलेगी पूरे चैप्टर की कि इसका क्या क्राइटेरिया होगा, इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व होंगे, वो कैसे काम करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो बात हम आगे करेंगे। अच्छा जी, अब यही बात जो है ये जो 6 स्टेप्स है ना इसको बड़ा खूबसूरती से पिक्टोरियली इसी बात को अब रिप्रेजेंट किया गया। यही 6 स्टेप्स अगर आप देखें तो अगली डायग्राम में ज़रा सा 1 मिनट में आपको देता हूँ, ये देखें इसी में भी एक्सप्लेन्ड है। देखें ये एक इंस्ट्रक्शन है लोड एम। अब ये एम जो है ये कोई डाटा है और ये किसी ऐसे पेज में पड़ा है, ये एक प्रोसेस है लॉजिकल एड्रेस स्पेस उसकी बता रहा है, और ये एम लेट से किसी इस पेज में पड़ा है कहीं, ठीक है। और ये पेज जो है ना लेट से ये कोई पेज नंबर 17 ज़हन में ले आए आप, ये नहीं है फिलहाल। तो ये इंस्ट्रक्शन जिस पेज में चल रही है ये पेज जो है ना मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर 3 है, तो ये तो फिलहाल मेमोरी में है तो इंस्ट्रक्शन तो चल गई, लेकिन इंस्ट्रक्शन जिसमें लोड एम का जिक्र हो रहा है वो एम पड़ा है इस प्रोसेस के पेज नंबर 17 में, वो नहीं है यहाँ। तो आप मुझे बताएं ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं चलेगी ना सक्सेसफुली, क्योंकि वो एम जो चाहिए वो तो 17 पेज में, और 17 पेज का जो है ना वो वहाँ पे इनवैलिड है उसके अगेंस्ट एंट्री, यानी वो पेज इस मेमोरी में लोड ही अभी तक नहीं हुआ। तो अब ज़रा गौर से सुने, पहला काम जब हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने रेफरेंस किया, पेज रेफर किया 17 नंबर पेज,
जब पेज रेफरेंस हुआ है तो यहाँ पे ट्रैप जनरेट हुआ है, तो इसने देखें पेज स्टेप नंबर 2 पे एक ट्रैप दिया हुआ है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप हुआ है। ट्रैप सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट को कहते हैं, हुआ है कि नहीं? अच्छा, जब ओएस जागा है तो उसने क्या किया है, फौरन वो जो पेज नंबर 17 है उसको उसने स्टेप 3 में क्या किया है, लोकेट किया है डिस्क पे कि ये कहाँ पड़ा है। उसने कहा जी पेज नंबर 17 इस प्रोसेस का ये पड़ा है जी डिस्क पे। उसने कहा शाबाश, इसको उठाओ यहाँ से, जल्दी जगह बनाओ, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन तो चल ही नहीं सकती जब तक कि लोड एम से ये कोड इसका आगे जा ही नहीं सकता, जब तक कि ये एम जहाँ पे है ये डिस्क पे पड़ा है, ये इसको फ़ोन मेमोरी में लाया ना जाए और दोबारा इस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट ना किया जाए। ये वही 6 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब ये इसके लिए जब ये यहाँ से डिस्क पर आता है तो चौथा स्टेप वहाँ क्या था कि ब्रिंग इन दिस पेज 17 इनटू, मिसाल के तौर पे ये वही 17 पेज जिसमें एम पड़ा हुआ है, ये एम को ब्रिंग करेगा चौथे स्टेप में, किस में, मिसिंग पेज को किसी फ्री फ्रेम में लाएगा। अच्छा, ये किस फ्री फ्रेम में लाएगा, इसके आगे आगे एल्गोरिथम आ रहे हैं, ये अभी मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये इसमें ले आया, इसको फ्री फ्रेम में ले आया, बिठा दिया इसने, इसको फिजिकल मेमोरी में आ गया, ये आ तो गया, लेकिन आपका ट्रैप तो जनरेट हो चुका था। अब ये इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होगी तो ये फ्री फ्रेम में अब इसको पता लगेगा। अच्छा, लेकिन इस तरह तो नहीं है, फ्री फ्रेम में आ गया, अब फ्रेम नंबर वही बात है कि ये लेट्स से फ्रेम नंबर 118 में आपने इसको बिठाया, तो अब आपने ये रीसेट पेज टेबल करना होगा, यानी 118 की एंट्री यहाँ पे इसको देंगे आप पेज टेबल में कि आपका पेज नंबर 17 जो है ना वो कहाँ पे लोडेड है, 118 में। और फिर साथ में और क्या काम करेंगे, इस आई से क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे कि अब ये वैलिड हो गया है पेज। और फिर छठा बात आपकी आखिरी क्या थी कि रीस्टार्ट करेंगे दैट इंस्ट्रक्शन के जिसने पेज फॉल्ट कॉज किया था। तो अब आपने जनाब उधर क्या किया, ये रीस्टार्ट किया इंस्ट्रक्शन को, इसी लोड एम को। जब अब वो रीस्टार्ट होकर लोड एम दोबारा चलाएगा तो अब जब यहाँ आएगा रेफरेंस तो उसको 118 फ्रेम मिलेगा और उधर जाएगा और सक्सेसफुली काम करके वापस लौट के अगली इंस्ट्रक्शन चलाएगा और सक्सेसफुली वो कोड उसका आगे चलेगा, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो अब मेरा ख्याल है आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि व्हाट द पेज फॉल्ट मीन्स। और पेज फॉल्ट जब भी किसी एल्गोरिथम यानी किसी प्रोसेस के चलते वक्त होता है तो एक्चुअली उसके बैक एंड पे क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, क्या मसाइल आते हैं, वो पेज फॉल्ट किसे कहते हैं, क्या कुछ गड़बड़ पीछे होती है, और फिर ओएस को क्या क्या काम करने पड़ते हैं पेज फॉल्ट को रेमेडी करने के लिए। तो वो 6 स्टेप्स इसने आपको बुनियादी 6 स्टेप्स यहाँ पे समझा दिए। ठीक है जी, तो आई होप कि पेज फॉल्ट और उसकी रेमेडी जो 6 स्टेप्स हैं वो आपको समझ आ गई है कि रेमेडी करने के बाद दोबारा उस इंस्ट्रक्शन को आप जो है रीस्टार्ट करके सक्सेसफुली कैसे फिर चला सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो आपने पेज फॉल्ट समझ लिया। अच्छा जी, अब ये जो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है इसकी थोड़ी सी ज़रा डिटेल पे ज़रा जाते हैं। ये वाली छठी जो बात है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक और मसले भी थोड़ी सी इसमें मसाइल आते हैं और वो मसाइल जो आते हैं उसको ज़रा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। मोटी मोटी 6 स्टेप्स तो आप समझ गए हैं, लेकिन ये जो इसमें रीस्टार्ट आपके इंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। इसमें समटाइम्स आप कुछ काम कर चुके होते हैं, कुछ काम बाकी होता है, तो आपको वो जो कुछ काम कर चुके हो तो उसको भी रोल बैक करके सिरे से रीस्टार्ट करना होता है, दोबारा से शुरू से, अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा आ जाता है। ये बिल्कुल वो कमिट और रोल बैक जैसे डेटाबेस में आप पढ़ा करते थे कि या तो पूरी ट्रांजैक्शन को पूरा कमिट करो या फिर दरमियान में ऐसा है तो फिर रोल बैक पूरा करो। ये नहीं है कि दरमियान में छोड़ के कह दो कुछ डेटा जो है ना अपडेट हो गया और कुछ रह गया, नहीं, फिर इस तरह डेटाबेस इनकंसिस्टेंट रह जाएगा। तो अब आगे आए इस बात को ज़रा लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मिसाल अब ज़रा गौर से सुननी है आपने और इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है। प्रोग्रामिंग से मैं थोड़ी सी मिसाल हेल्प कुछ लेने की कोशिश भी करूँगा। देखें, आपके सामने एक मैं जो है एक मिसाल रखूँगा तो उससे आपको ज़रा जो है समझ शायद आसानी से आ जाएगी।
एक मिसाल रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं ये पेज फॉल्ट की, तो एक ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लोकेशन की है मैं दूंगा, और एक है ब्लॉक मूव और स्ट्रिंग मूव, पूरा एक स्ट्रिंग मूव करना और या एक ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा ये क्या है, इसकी थोड़ी सी अब मैं बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका एक पेज है, ये पेज नंबर 0 की हुदूद है, ये पेज नंबर 1 की हुदूद है, ये पेज नंबर 2 की हुदूद है, ठीक है जी। अच्छा अब ज़रा सा इधर देखें कि मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रिंग है ना, मिसाल स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे पॉप, आपको पता है कि अगर इसको मैं एज अ स्ट्रिंग स्टोर करूँगा तो इसके एंड में हमें पता है नल 0 होगा, ठीक है। या वाइल एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है ना जी, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रिंग मैंने एक स्टोर की है। अच्छा आपको पता है कि स्ट्रिंग्स यूजुअली, ये तो बहुत छोटी सी मिसाल मैं ले रहा हूँ, स्ट्रिंग्स यूजुअली बड़ी ह्यूज होती हैं। अच्छा जब स्ट्रिंग्स ह्यूज होती हैं और आपके पेज एक पेज में वो ना पूरी होती हो, तो फिर वो स्पैन कर सकती है एक से ज़्यादा पेजेस में, ठीक है ना जी। ज़ाहिर बात है, मजबूरी है ना अब आपकी का डाटा एक इतना लॉजिकली वो आपका एक चीज़ का डाटा है, यानी एक एरे है ह्यूज जिसमें एक स्ट्रिंग रखी है आपने, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली बैक एंड पे जाती है तो वो एक पेज में नहीं स्टोर हो पा रही, तो स्पैन होती है 2 पेजेस पे। तो अगर 2 पेजेस पे वो स्पैन है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये वाइल की जो स्ट्रिंग है, तो मैं मिसाल ले लेता हूँ कि वो जैसे मिसाल उसका WHILE इस तरह स्पैंड है, यानी जो है WHILE, WH आपका 0th पेज में स्टोर्ड है कैरेक्टर इसका स्ट्रिंग का, और ILE और नल कैरेक्टर एज्यूम करें आपका पेज नंबर 1 में स्टोर्ड है। अच्छा अब आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, मैं आपको अगर प्रोग्रामिंग में हम अप्लाइड में भी पढ़ के आए हैं कि अगर हम इस पर एक वाइल लूप लगाए, एक पॉइंटर खड़ा कर दूँ स्ट्रिंग पे, मिसाल के तौर पे एक स्टैटिक पी, मिसाल इस एरे का नाम था ए, ठीक है ना जी, एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ, आप पढ़ आए हैं पॉइंटर्स में, और मैं फिर एक वाइल लूप लगा दूं कि वाइल पी या स्टैटिक पी इज़ नॉट इक्वल टू नल 0, तो मैं कहता हूं कि मुझे क्या करो, सी आउट करो स्टैटिक पी को और p++ भी साथ में करता जाऊँ, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है ये अब आपको इतना सा कोड से समझ आ रही है मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने एक एरे बनाई थी कोई कोड में, ठीक है ना जी, और एरे में मैंने इनपुट लिया हुआ था ये वाइल एक कैरेक्टर, इसमें नल 0 भी है एंड में, एज अ स्ट्रिंग लिया हुआ था इनपुट, इससे ऊपर कहीं कोड में मैंने इसमें इनपुट लिया था। फिर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसमें जो है ना इस एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ, तो इसका एड्रेस आ गया, इट मीन 0th इंडेक्स का एड्रेस इसमें आ गया। और फिर मैंने जनाब इस लूप को चलाया पॉइंटर को कि जब तक नल 0 नहीं मिल जाता तो तब तक इसको प्रिंट करो और सी आउट करो, प्रिंट करो, और साथ साथ पॉइंटर को मूव किया। अच्छा अब बड़े गौर से मेरी बात सुननी है, ये पॉइंटर आपका पी कहाँ खड़ा था, SW पे। अच्छा अब जब ये इसने पहले सी आउट पी किया तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, W, फिर अल्ट्रेशन में ये आया p++ हुआ, तो ये p कहाँ चला गया, इधर, ठीक है ना जी, और दोबारा इधर आया सी आउट पी स्टैटिक पी हुआ, तो ये H प्रिंट हुआ, ठीक है ना जी। अब जब H प्रिंट हुआ इसने p++ किया, तो उसूली तौर पे p++ होके इसके I पे आना चाहिए ना, आ गया। तो एन मुमकिन है कि ये ILE प्रिंट करके एक दफ़ा सक्सेसफुली कोड चल के आप बाहर आ जाए, लेकिन एन मुमकिन है कि एक दिन आप ये कोड चलाएं और WH प्रिंट हो जाए और बकिया स्ट्रिंग के 3 लेटर प्रिंट होने से पहले पेज फॉल्ट हो जाए। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों? देखें जब पहले 2 लेटर्स प्रिंट हुए और जब आपने p++ किया तो जो ही H से पे पॉइंटर खड़ा था और +p++ होके I पे आने लगा वो,
तो जो ही आई पे आने लगा तो ये पेज की बाउंड्री से ये बकिया स्ट्रिंग का ये 2 लेटर और ये 3 लेटर तो अगले पेज में है, और ये पेज इस प्रोसेस का लेट से मेमोरी में पड़ा ही नहीं है, ये तो पड़ा है, ये नहीं पड़ा, ये भी लोड करना है आपने लेट से। तो अब पेज फॉल्ट होगा कि नहीं? जब पेज फॉल्ट होगा तो ये सारे जो है ना स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है ना जी, ये 6 स्टेप्स होंगे कि नहीं? तो अब इस सूरत में क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है ये अब आपको याद रखनी होगी, एक किस्म की ओएस के ज़िम्मे लग गया, कंपाइलर आपके ज़िम्मे ये याद रखेगा कि इसने भाई साहब ये पेज फॉल्ट कहाँ हुआ था, ये पेज फॉल्ट जहाँ हुआ था और कितनी अल्ट्रेशन में कितनी दफ़ा ये प्रिंटिंग कर चुका था। मिसाल के तौर पे इसको उसूली तौर पे 1 2 3 4 5 दफ़ा प्रिंटिंग करनी थी ना, 2 करके ये पेज फॉल्ट कर गया था, तो अब 3 दफ़ा इसने प्रिंटिंग करनी थी। तो ये अब आपका कोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना कि अब ये ILE को प्रिंट करे, ये तो भाई अब आप जाएं और पीछे OS जाने और कंपाइलर जाने कि वो इस पेज को यहाँ पे स्वैप डिस्क से स्वैप इन करके लाए और फिर रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन करे। कहाँ से? ये नहीं है कि पागलों की तरह वो W से दोबारा शुरू करे, फिर तो स्क्रीन पे आपके WH और फिर WH प्रिंट होगा ILE के साथ। तो आप कहेंगे भाई ये क्या है, ये तो WH और WH ये क्या मतलब? वो असल में ये था कि पेज फॉल्ट से पहले WH प्रिंट हुआ और ये तो आप नहीं चाहते। तो आपको तो लगेगा ये कि शायद मैंने कोड में गलती की है, लेकिन आपने कोड सही लिखा है, वो असल में पेज फॉल्ट हुआ था। तो आप देखते हैं कि अगर पेज फॉल्ट हो या ना हो, आपकी प्रिंटिंग हमेशा सही होती है ना, ठीक है ना जी। वो इसलिए होती है कि ये पेज फॉल्ट के बैक एंड पे ये जो OS है ना, ये जब आपका ट्रैप जनरेट होता है ना, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, तो ये OS यहाँ पे वैसे ही नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कोड बैठा हुआ है, सिस्टम प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। ये वो पेज लोकेट करता है, फिर इसको लाता है, फिर इसको पेज टेबल को रीसेट करता है, फिर जब ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन करता है ना, अब ये मैं उसकी डिटेल बता रहा हूँ, ये 6 स्टेप्स, ये तो मोटे मोटे स्टेप थे। आप हम अगला मैंने जैसे पीछे आपको कहा कि ये अब ये 6 स्टेप्स को ये आगे सारा चैप्टर इन 6 स्टेप्स को खोलेगा। अब तो मैं अब ये 6ठे स्टेप को खोल रहा हूँ अब सिर्फ, ठीक है ना जी। अभी जब पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम आगे भी आएंगे तो मैं फिर इस 4थे स्टेप को भी वहाँ फिर खोलूँगा कि ये किसकी जगह आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, ये भी खोलेंगे बाद में। फिलहाल हम इस चीज़ को खोल रहे हैं। तो ये इसको फिर वहाँ से जहाँ पे ट्रैप हुआ था उससे ऑनवर्ड रीस्टार्ट करवाएगा इंस्ट्रक्शन को, यानी फॉर लूप को। तो जो ये मैंने कोड लिखा है आपके सामने, तो इसमें ये इंश्योर करेगा कि कहाँ तक ये चल चुका था और कितने के बाद ट्रैप हुआ था, और ट्रैप के बाद जो बकिया इंस्ट्रक्शंस है उसको ये चलवाएगा, और फिर जनाब ये आपके सामने जो है इसको प्रिंट करेगा। तो अब ये आपको मेरे ख्याल है मेरी बात समझ आ गई है। इसका जो है ना अब आपके ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन की पहला जो बुलेट है समझ आ गया, ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लोकेशन। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि एक पॉइंटर था, ऑटो इंक्रीमेंट I++ को कहते हैं, या -i जो आप लिखते हैं ना, तो ये i इंटीजर को वेरिएबल भी हो सकता है और पॉइंटर भी आप ++ कर सकते हैं ना, या -ptr भी कर सकते हैं। ये सारे ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट कहलाते हैं ना। तो ये जब ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसी अब आप कर रहे होते हैं, मिसाल इधर होते हैं, ये p++ हो रहा है और ये इधर हो रहा है, इधर हो रहा है और इधर आ गया एकदम ये, और इधर जो है ना पेज फॉल्ट हुआ। तो अब ये जनाब ये काम के लिए आपके जो है ना OS को ज़िम्मा लेना पड़ेगा कि वो इसको रीस्टार्ट जब करे तो ये वाला काम दोबारा ना करे, यहाँ से शुरू ना करे, बल्कि यहाँ से ही शुरू करवाए उसको, ठीक है ना जी। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो अब ये दूसरी बात हम शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी इससे भी थोड़ी सिवियर है, अब इसको भी आपने ज़रा से गौर से सुनना है। अच्छा, इसको भी मैं इसी मिसाल से लेके चलूंगा। ब्लॉक मूव और स्ट्रिंग मूव। अच्छा, अभी मैंने आपको मिसाल यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका जो है
पहला पेज था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा था। अच्छा, दूसरे में आपने मिसाल के तौर पे आपने पहले ये स्ट्रिंग स्टोर की हुई थी WHILE, ठीक है। और आपने ये C++ वगैरह में पढ़े हैं ना, ये बिल्ट इन फंक्शन। अगर वो नहीं पढ़े तो ख़ुद भी कोड लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पढ़े strcmp, स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन होता है एक, strcat, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए होता है, ठीक है ना जी। इस तरह मुख्तलिफ स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वगैरह और इस तरह के स्ट्रिंग मूव के फंक्शन। तो मिसाल स्ट्रिंग मूव हमने करनी है, तो स्ट्रिंग मूव का फंक्शन है कि मिसाल के तौर पे ये 0th पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है प्रोसेस का। हमने स्ट्रिंग मूव करनी है यहाँ से एक ऐसी लोकेशन पे कि वो लोकेशन बैक एंड पे वो लोकेशन पेज नंबर 2 में लाया करती है। तो फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इस स्ट्रिंग को मूव करना है और मूव करके इधर लाना है, यानी वो पेज नंबर 2 की कोई लोकेशन है। अच्छा, अब अगर वो स्ट्रिंग मूव की यानी कोई str मूव का फंक्शन आपने लिखा है या बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, वटेवर है, और आपने उसमें स्ट्रिंग को मूव करवाने का कुछ जो है ना पैरामीटर दिए हैं और मूव करवाना है, तो ये यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन ये है इसकी जहाँ पे मूव होके आएगी ये। तो अब सोर्स स्ट्रिंग मोबाइल है, उसके कैरेक्टर्स WHILE हैं, एक स्ट्रिंग है और इसको यहाँ लाना है। तो अब जब वो यहाँ आएगी, W पहले आके यहाँ राइट करेगा इसको। तो अब पहली लेटर पे अगर वो इस पेज नंबर 2 अगर मेमोरी में नहीं है तो जो है ना यहाँ पे क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। तो पहले ही W आके यहाँ राइट नहीं हो सकेगा ना। तो वो तो आप रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो वो तो आप दोबारा W से शुरू करके यहाँ लिखेंगे ना। तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि ये पेज था नहीं और ये दोबारा से ये पेज नंबर 2 को यहाँ लाएगा और इस पेज नंबर 2 को लाने के बाद दोबारा स्ट्रिंग मूव की इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेगा इसको दोबारा से। तो जब इसको रीस्टार्ट करेगा तो अब जब वो स्ट्रिंग मूव होगी तो W यहाँ मूव हो जाएगा, H यहाँ मूव हो जाएगा, I आपका यहाँ मूव हो जाएगा, L यहाँ मूव हो जाएगा और E यहाँ मूव हो जाएगा। अल्लाह खैर से अल्लाह आपका ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ मूव होके आ जाएगा और आपकी ये इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली चल जाएगी। और अगर ये पेज ना होता तो ये W भी ना मूव होता, बल्कि W के मूव होते ही पहला पेज फॉल्ट हो जाता और आपका W भी रुक जाता। और पेज फॉल्ट के नतीजे में वो 6 स्टेप्स चलते और 6 स्टेप्स के नतीजे में ये पेज पहले मेमोरी में आता और उसके बाद रीस्टार्ट जब इंस्ट्रक्शन 6ठे स्टेप में होता तो फिर ये W आता, फिर H आता, I आता, L आता और E आता। ठीक है, तो ये तो है बड़ा सीधा सिनेरियो। अब ज़रा इसको मैं एक टेढ़े सिनेरियो से समझाता हूँ जिसके लिए इसने ये ब्लॉक मूव और स्ट्रिंग मूव की मिसाल समझाने की या बताने की कोशिश की है। अब ज़रा उस पेचीदा मिसाल को ज़रा अगली स्लाइड में देखते हैं और वो भी मैं इसी मिसाल से दूंगा ज़रा से कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या मसला इसमें हो सकता है। अच्छा जी, अब आपके पास इसी तरह वही मैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपका वो जो मैंने शुरू में जो एक्सप्लेन किया था ना कि जो है ना वाइल का कुछ हिस्सा, वो जो ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाइल का कुछ हिस्सा WH इधर था और ILE इधर पड़ा था। अब उस तरह से मैं दोबारा लेके चलता हूँ मिसाल को कि WHI इधर पड़ा है, लेट्स से WHI इधर पड़ा है, ठीक है, और LE इधर पड़ा है, ठीक है। स्ट्रिंग का नल 0 वैसे लिखते हैं तो लिख लें, नहीं तो नहीं लिखते तो कोई फिक्र वो उसकी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस स्ट्रिंग को, अब आप ज़रा गौर देखा मैं, ये 0 1 2 3 ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है इसका। आपके जो है इस प्रोसेस का, और इसकी स्ट्रिंग जो है वो अब 2 पेजेस पे स्पैन्ड है, ये वाइल स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपने जो इसको स्ट्रिंग को लेट से मूव करना है तो वो मूव जो होगी तो वो भी ऐसी किसी डेस्टिनेशन पे आप मूव कर रहे हैं कि जो भी पेज नंबर, ये अभी कहाँ पे पड़ा है, पेज नंबर 1 और 2 में पड़ा है ना ये स्ट्रिंग,
तो जब ये मूव होके जाएगी तो फिर भी ये कहाँ जाएगी, लेट्स से 1 और पेज नंबर 2 में ही जाएगी ये, ठीक है। और जाएगी कैसे कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन जो ब्लॉक्स होंगे ना वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना जी। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन ब्लॉक्स या स्ट्रिंग्स ओवरलैप करेंगे, वेयर दे आर स्टोर्ड एक्चुअली एंड आफ्टर मूव आर गोइंग टू बी स्टोर्ड। मतलब ये कि ओवरलैपिंग भी होगी इनमें। ओवरलैपिंग कैसी होगी, जरा मैं इसको समझाता इस तरह से हूँ कि मतलब ये स्टोर होने के बाद, यानी जब ये नई जगह पे जाके स्टोर होंगे तो उसके बाद लेट से इसकी शेप ये बन जाएगी कि ये एच की जगह डब्ल्यू आ जाएगा और एच इधर आएगा, आई इधर आएगा, एल इधर आएगा, ई इधर आएगा और नल इधर आ जाएगा। यानी इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये इस बाइट पे ये आ गया है और इस पे ये है, ठीक है जी, ये ऐसे हो गया है। तो आप ज़रा देखें कि ये अच्छा ये हुदूद है आपकी पेज नंबर 1 की। इसको ज़रा मैं गाढ़ा कर देता हूँ कि आपको पता लगे कि ये पेज नंबर 1 की हुदूद है। ये पेज नंबर 0 और 1 की हुदूद है, ये पेज नंबर 2 और 3 की हुदूद है। अच्छा अब मुझे आप ज़रा गौर से ज़रा बताना है। अच्छा, आपने स्ट्रिंग मूव चलाया और सोर्स और डेस्टिनेशन ब्लॉक जो है ना वो पेज नंबर 1 और 2 ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने स्टार्ट किया कि जी मैंने इस स्ट्रिंग को इस जगह से इस जगह मूव करना है। आपने पॉइंटर एक शुरू किया, खड़ा किया था लेट्स से इधर डब्ल्यू पे, ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो लेटर बाय लेटर वो मूवमेंट करेगा ना, एक एक लेटर मूव होता है। जैसे पिछली मिसाल में भी मैंने आपको यहाँ बताया ना कि एक डब्ल्यू पहले यहाँ आया, फिर एच आया, फिर आई आया, फिर एल आया, फिर ई आया, ऐसे ही किया ना। तो इधर भी मैं अब ऐसे ही करूँगा। अच्छा, अब जरा मुझे आप गौर से बताएं कि ये जब डब्ल्यू यहाँ से मूव होके यहाँ आएगा तो ये एच के ऊपर ओवरराइट होगा ना। मतलब ये अब सोर्स और एंड डेस्टिनेशन आर ओवरलैपिंग, इस मसले को हम कहते हैं कि ये जहाँ पे स्ट्रिंग्स मूव हो रही हैं ना, डेस्टिनेशन और सोर्स का जो एरियाज हैं दे आर ओवरलैपिंग। ये इस तरह नहीं है जिस तरह पिछली मिसाल में था, इसमें ओवरलैप नहीं हो रही थी। ये एरिया बिल्कुल और था और ये एरिया बिल्कुल और था। मूवमेंट हो रही थी, यानी यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग पूरी मूव हो रही थी, लेकिन इनमें कोई एरिया आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल पेज 0 में था और मूव होकर 2 में आ रहा था। लेकिन ऐसे मुमकिन है कि आपकी कोई स्ट्रिंग मूव ऐसे हो जिसमें वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं वो एरिया। अब जब ओवरलैप होंगे एरिया तो आपका ये डब्ल्यू मूव होके इधर, आप ये डब्ल्यू को इधर राइट करेंगे तो ये एक्चुअली एच पे राइट होगा। फिर ये जब एच उठा के आप इधर राइट करेंगे तो ये एक्चुअली आई पे राइट होगा ना। फिर ये जब आई जब इस पे राइट करेंगे इसकी जगह पर तो ये बेसिकली एल के ऊपर ओवर राइट होगा। ये ई जो है ना जब आप जो है ना उठा के इधर रखेंगे तो जनाब ये इस तरह से ये एल जो है ये यहाँ पे आएंगे लाएंगे तो ये बेसिकली ई पे ओवर राइट होगा। फिर ई को जब यहाँ लाएंगे तो ये असल में नल पे ओवर राइट होगा और नल जब यहाँ ले आएंगे तो ये तो बेसिकली ये खाली थी तो ये यहाँ ओवर राइट होगा। तो असल में फिर ये चीज़ बन जाएगी। बात समझ आइए। अच्छा, अब जब मुझे बताएं कि ज़रा अब बिल्कुल क्रिटिकली मुझे सुनना है, ये जो पॉइंटर है ये जब ये यहाँ से इसको डब्ल्यू को उठा के यहाँ लाया तो इस वक्त इसने एच के ऊपर इसको जब राइट किया डब्ल्यू से तो इधर भी तो डब्ल्यू पड़ा था ना उस वक्त, ठीक है। अच्छा, फिर जब इस एच पॉइंटर यहाँ मूव हो गया प्लस प्लस हो गया, इस एच को जब यहाँ लाया तो यहाँ एच लिखा इसने और आई को इसने ओवर राइट कर दिया और पॉइंटर मूव हो गया यहाँ, ठीक है। तो अब ये सबसे ऊपर वाली लोकेशन में डब्ल्यू लिखा हुआ है, दूसरे में भी डब्ल्यू लिखा हुआ है और इसमें एच लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब ये प्लस प्लस होता है कि यहाँ आता है पेज नंबर 2 में कि मैं अब इस आई को क्या करूं, इस अगले पेज की इस लोकेशन पे आई को लिखवाऊं जहां एल पड़ा है पहले, तो पेज फॉल्ट हो जाता है लेट्स से, क्योंकि पेज 2 मेमोरी में है नहीं। अच्छा, अब जब पेज फॉल्ट होता है तो अब आप क्या करेंगे, वही 6 स्टेप्स करेंगे ना, 6 स्टेप्स करेंगे जैसे पहले किया है कि भाई जी आप पहले इस पेज को लाए ना मेमोरी में, जब लाएंगे तो ये बकिया लेटर्स को मैं इधर लिखवा दूंगा,
तो ले आए आप, लेट्स से वही 6 स्टेप्स किए और रीस्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन। लेकिन भाई साहब अब ज़रा गौर से सुने, रीस्टार्ट से भी खाली मसला नहीं हल होना। आप ज़रा मुझे बताएं, आपकी असल में तो WHI होना चाहिए था ना जब रीस्टार्ट करेंगे, जबकि अभी हालत क्या है, WWH। आप 3 लेटर्स तो ओवरराइट, 3 में से 2 ओवरराइट कर चुके थे, H और I के ऊपर W और इस I के ऊपर H ओवरराइट करवा चुके थे, जो स्टेटस ये बन चुका था। तो अब जब रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन करेंगे पहले लेटर से दोबारा, तो WWH शुरू से बात शुरू होगी ना, वो W लिखवाएगा अगले पे, फिर ये W लिखवाएगा, तो ये YL नहीं लिखाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो अब खाली रीस्टार्ट भी काम नहीं देगी। रीस्टार्ट से पहले आपको ये जो टेम्पररी, ये जो आपने ये जो 2 लोकेशंस ओवरराइट की थी ना, यानी जो एरिया आपका ओवरलैप हो रहा था असल में, ऐसे कहना चाहिए। अब आपको सोर्स और डेस्टिनेशन जो ओवरलैपिंग का तस्वर समझ आएगा। जो एरिया ओवरलैप हो रहा था असल में, उस ओवरलैपिंग एरिया वाले डाटा को भी रोल बैक करना होगा, पुराने स्टेट पे लेके जाना होगा। समझ आ रही है? यानी इस W की जगह आपको H लाना होगा और इस H की जगह I लाना होगा और उस W की जगह W लाना होगा। तो WHI और LE ये पुराना, ये तो सेकंड में है ही है, और नल 0, और फिर शुरू करनी होगी इंस्ट्रक्शन यहाँ से, और फिर आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो अब पेज फॉल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि पेज नंबर 2 आप ले आए हैं, पेज फॉल्ट तो हो चुका है, तो इसीलिए तो इसको लाए हैं, तो फिर आपकी इंस्ट्रक्शन सही चलेगी। तो अब इसमें खाली पेज रीस्टार्ट या पेज फॉल्ट के नतीजे में इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट से के साथ साथ आपने उसकी टेम्पोरेली जो पिछली वैल्यूज़ ने जो उसने छेड़ी थी उनको भी रोल बैक करके पीछे लाना होगा। ये बिल्कुल वही बात है कि जिस तरह डाटाबेस में आप कहते हैं कि ट्रांजैक्शन चली, अब जब तक ये पूरा वो एक ख़ास पॉइंट तक जाके पूरी चलती नहीं है तब तक मैं इसको कमिट नहीं समझूंगा। दरमियान में अगर बिजली चली गई, किसी वजह से ट्रांजैक्शन हो, तो फिर ये पूरी अब तक जो इसने अपडेट्स किए वो सब रोल बैक होकर इनिशियल स्टेट पे जाएगी, क्योंकि फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। कुछ डेटा अपडेट हो चुका होगा और कुछ नहीं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी है। ये बिल्कुल उसी तरह मसला है कि इसमें आपने 2-3 लोकेशंस तो अपडेट कर दी और नीचे नहीं की, और अब रीस्टार्ट करते हैं तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो 2 मिसालें आपको अब मैंने दी हैं, एक ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की और एक जो है ये स्ट्रिंग मूव या ब्लॉक मूव की, और ब्लॉक मूव और स्ट्रिंग मूव की एक तो जो जिसमें वो लैपिंग नहीं होती उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो कोई नहीं है, लेकिन जिसमें वो लैपिंग होगी तो उसमें फिर आपको साथ साथ उसको कंसिस्टेंट स्टेट में ले जाके फिर रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन करना होगा। तो फिर आपका ये छठा स्टेप जो है ना सक्सेसफुली चलेगा और आपकी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जो है ना सही काम करेगी। तो बहरहाल आई डोंट नो ये आपको मिसालें मेरी सही समझ आई हैं कि नहीं। ये मिसालें आपको मैंने टिपिकली अपनी ज़हन से अपने उससे दी हैं, ये मिसालें आपको इस तरह से किताब में नहीं मिलेंगी। ये मैंने बुक से मिसालें नहीं दी, यानी बुक में तो सिर्फ उसने ये 2 मसले बयान कर दिए हैं, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ब्लॉक मूव और स्ट्रिंग मूव और ओवरलैपिंग का थोड़ा सा उसने ब्रीफ जिक्र भी किया है, इशारे उसने बहाल किए हैं, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं किया है इसमें। तो वो मुझे समझ में आ गई कि मैंने तो जब उसको देखा तो मुझे समझ आ गई कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने ये कभी कोर्स पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो वो कभी भी मेरे वो किताब वाले इशारे पे वो समझते नहीं है ये क्या कहना चाह रहा है, और वहाँ पे फिर मैंने अच्छा खासा बोर्ड पे टाइम लगा के उनको ये एक एक चीज़ ऐसे बिल्कुल ना खोल के समझाइए कि इसका मतलब ये है। इसीलिए इधर भी मैंने स्लाइड्स पे आज आपको जो है ना इसकी कोड से एक मिसाल लेके और एक एक स्टेप करके ये लिख के समझाया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि 2 क्या मसले हैं, और पेज फॉल्ट जब होगा इसके नतीजे में तो फिर उसके ये क्या क्या स्टेप्स पीछे होंगे तो कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, बाल इस इशू को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं कि जी परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग।
अच्छा, अब जब आप डिमांड पेजिंग करते हैं, डिमांड पेजिंग नाम से ज़ाहिर है डिमांड का मतलब डिमांड से है, क्योंकि अब तो आप इस चैप्टर में आके क्या कहते हैं कि अब तो हम जब पेज फॉल्ट होता है तो तब पेज को लाते हैं ना, यानी वैसे तो आप मेमोरी में अब इसके कायल ही नहीं है ना कि पेज को लाएं, आप इसके कायल हैं कि जब तक पेज का के ऊपर रेफरेंस नहीं होगा, पेज रेफर नहीं होगा, तो हम पेज को मेमोरी में लाएंगे ही नहीं। तो अब हम कहते हैं कि अच्छा चलो फिर देखते हैं कि उसकी फिर जो है ना परफॉर्मेंस क्या है डिमांड पेजिंग की। तो वो कहता है ये कि पेज फॉल्ट रेट हम पहले डिफाइन करते हैं, और पेज फॉल्ट रेट की प्रोबेबिलिटी हम से ही डिफाइन करेंगे, यानी पेज फॉल्ट रेट को उसने P से कहा हुआ है एंड इट्स काइंड ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे कि वो 0 और 1 के दरमियान में लाए करेगी। ठीक है जी। तो अगर तो P 0 है तो इसका मतलब है कोई पेज फॉल्ट नहीं है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, यानी आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि आपके जो है सारे पेजेस उसमें लोडेड हैं और किसी किस्म का पेज फॉल्ट जो है ना वो आपको नहीं मिलता। और P = 1 का मतलब आप इतने बदकिस्मत हैं कि एवरी रेफरेंस इज अ पेज फॉल्ट। ठीक है जी। तो वो कहता है ये कि एवरी इफेक्टिव एक्सेस टाइम या EAT वो कहता है कि इट्स डिफाइंड एज 1 - P इंटू मेमोरी एक्सेस प्लस P इंटू पेज फॉल्ट ओवरहेड प्लस स्वैप पेज आउट, स्वैप पेज इन एंड रीस्टार्ट ओवरहेड। यानी ये वो सारा जो वो 6 स्टेप्स है ना, ये उनका टाइम है जो आपने पीछे पेज फॉल्ट के जो ओवरहेड का टाइम है वो सब इसने जमा कर दिया है, विद द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिया है पेज फॉल्ट की। तो और 1 - P इंटू मेमोरी एक्सेस, क्योंकि अगर पेज फॉल्ट नहीं होगा तो फिर तो एक मेमोरी एक्सेस ही होगा ना, सिंपल। और यानी फिर तो सीधी सी बात है ना कि एक CPU से एक जो है ना लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा, पेज टेबल PT में जाएगा, उसमें जो है ना मेमोरी फ्रेम मिलेगा और सीधा जनाब मेमोरी में जंप करेगा, तो एक मेमोरी का एक्सेस होगा बस। ठीक है। तो अब इसी फार्मूला में अगर मैं P की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 1 - 0 तो यानी मेमोरी एक्सेस का टाइम फिर सारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम हो जाएगा, और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि P यहाँ 0 पुट कर देंगे तो पेज फॉल्ट का सारा टाइम 0 हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर उसमें तो सिर्फ आप पेज टेबल के जरिए डायरेक्ट अपने फ्रेम तक जाएंगे, बस मेमोरी एक्सेस का टाइम होगा। तो ये फॉर्मूला किफ़ायत करेगा। मिसाल है एक समझ लेते हैं तो और आसानी हो जाएगी। फिसाल के तौर पे वो कहता है कि मेमोरी एक्सेस आपका 200 नैनोसेकंड लेता है और एक एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो होता है वो 8 मिलीसेकंड है। मिलीसेकंड बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा, नैनो से। तो वो कहता है ये कि पेज फॉल्ट में आपको पता है ना वो तो 6 स्टेप्स होते हैं, तो 6 स्टेप्स तो में तो बहुत IO इन्वॉल्व है, डिस्क स्वैप इन स्वैप आउट, वो जो फिर रीस्टार्ट का ओवरहेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम जागता है बीच में, और फिर वो जनाब सारी बातें जो भी आपने पीछे सुनी वो सब कुछ होता है इसमें। तो वो कहता ये कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला तो आपने समझ लिया कि 1 - P इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम और जमा P इंटू पेज फॉल्ट के यानी कि जो सर्विस का टाइम होता है, और ये 200 जो है वो आम टाइम जितना लगता है, यानी कि तो ये वेटेड इसने जो ना टाइम निकाला है, यानी प्रोबेबिलिटी वेटेड प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया ना। तो अब ज़रा इसको जब इस इक्वेशन को खोलेंगे आप तो ये इससे बन जाएगा 1 - P इंटू 200 प्लस P इंटू 8 0 0 0 0 0। तो यानी इसने ये यूनिट को सेम करने के लिए इसने ये इसको सेम यूनिट में लाने के लिए, क्योंकि ये मिली सेकेंड में नैनो सेकेंड में, तो सेम यूनिट में लाने के लिए तो ये इससे फाइनली ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब वो कहता है कि इफ 1 एक्सेस आउट ऑफ 1000 कॉजेज अ पेज फॉल्ट, यानी अगर पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी यानी वो कहना चाह रहा है कि 1/1000 है, यानी 1000 मेमोरी रेफरेंसेस आप करते हैं और उसमें एक पेज फॉल्ट कॉज करता है। ठीक है ना जी। तो आप इसको पुट कर देंगे इसमें P की जगह, क्योंकि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फॉल्ट। तो जब ये पुट करेंगे तो जाहिर है इसके साथ तो ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 200 तो खाली जब पेज फॉल्ट 0 होता है तो फिर तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इस सब से 0 आ जाएगा।
तो सिर्फ मेमोरी के एक्सेस का टाइम होगा, और वो जो वही टाइम होता है जो पेज टेबल के ज़रिए आप मेमोरी उससे फ्रेम लेते हैं और अपने फ्रेम पे डिज़ायर्ड फ्रेम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर पेज फॉल्ट होता है 1 आउट ऑफ 1000 तो फिर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और भी, क्योंकि 200 तो मेमोरी एक्सेस का टाइम है और साथ में कुछ पेज फॉल्ट का ओवरहेड भी होगा। तो फिर कहता है कि वो 8.2 माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको इसमें कोट करेंगे। यानी उसको फिर आप बदल लें, अगर आपने नैनो में निकालना है तो वो माइक्रो को नैनो में बदल लें, अगर मिली में निकालना है तो इसको मिली में बदल लें, वो तो यूनिट्स हैं 10 × 10 पावर वो माइनस फलाना फलाना कर करके जिस तरह निकालना है। और वो कहता है कि दिस विल बी अ स्लो डाउन बाय द फैक्टर ऑफ 40 बिकॉज ऑफ द डिमांड पेजिंग। तो ये बाय द अमाउंट ऑफ फैक्टर 40 होगा बिकॉज ऑफ द डिमांड पेजिंग। क्यों? क्योंकि अब आप चूंकि डिमांड पेजिंग के फलसफे पे चल रहे हैं, और डिमांड पेजिंग के फलसफे में वो यानी कहना ये चाह रहा है कि याद रखो कि नॉर्मल जो तुम्हारा जो मेमोरी एक्सेस का टाइम है ना, उससे तुम्हारा जो है ना बहुत फर्क पड़ जाएगा टाइम पे। लेकिन अब 40% वो 40 फैक्टर जो है ना, वो कहता है कि उससे ऑलमोस्ट तुम्हारा % ज़्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत नॉर्मल मेमोरी एक्सेस के। लेकिन मसला ये ना कि हमने कहा कि मजबूरी भी हमारी है ना एक, हम क्या करें। हम अगर वही बात है कि चैप्टर नंबर 8 में जो हमने कहा था मेमोरी मैनेजमेंट में कि हम सारे प्रोसेसेस को जो है ना पूरी मेमोरी दे दें, तो फिर तो हमारे बकिया प्रोसेस तो बस लाइन में खड़े रहेंगे, फिर जब तक वो छोड़ेंगे नहीं मेमोरी। तो भाई अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमने हर प्रोसेस को सारी मेमोरी नहीं दे सकते। कुछ पेजेस एक के लोड करेंगे, कुछ दूसरे के लोड करेंगे, कुछ तीसरे के लोड करेंगे, और ज़रूरत की बुनियाद पे जिसका पेज रेफर होगा उसके जो है ना उस पेज को जो है ना फिर जो है ना जगह देते रहेंगे। तो असल में हमारी अब ये मजबूरी है, और मजबूरी में फिर थोड़ा बहुत हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाए जी कि जो है ना वर्चुअल मेमोरी के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी अलाउज अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग प्रोसेस की क्रिएशन एज वेल। पहला जो है कॉपी ऑन राइट एंड अनदर वन इज़ मेमोरी मैप फाइल्स। तो ये इसको तो हम बाद में देखेंगे अगर वक्त मिला हमें, और सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट इज़ सिंपल, इट सेज दैट कॉपी ऑन राइट अलाउज बोथ parent and child process to initially share the same pages in memory। अच्छा, ये क्या कहता है? आपको याद होगा हमने बात की थी जब प्रोसेसेस के चैप्टर में थे कि हमने कहा था कि लिनक्स में आप या यूनिक्स में फोर्क का सिस्टम कॉल जब आप यूज़ करते हैं तो इससे एक पेरेंट प्रोसेस में जब फोर्क यूज़ करते हैं तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और चाइल्ड प्रोसेस में जब आप एग्जिक की सिस्टम कॉल के ज़रिए आप जो है एक नया एग्जीक्यूटेबल उसमें मेंशन कर देते थे, तो वो प्रोसेस अपने आप को इससे रिप्लेस कर देता था। याद करें हमने बात की थी, और वो वाला प्रोसेस इसमें चल पड़ता था, ठीक है जी। तो वो कहता था कि ये कहता ये कि कॉपी ऑन राइट का मतलब ये कि शुरू में जब ये फोर्क चलेगा ना, और जब तक आप कोई एग्जिक वगैरह या इस तरह कोई और सिस्टम नहीं जो है ना कॉल चलाते, तो तब तक ये जो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस है ना, ये तब तक जो है ना अपने जो है ना फिजिकल मेमोरी में जो है ना पेजेस जो है ना इसको शेयर करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक तो वो सेम है ना। जब तक किसी पेजेस में चेंजेस नहीं लाते वो, तो तब तक ज़रूरत क्या है कि हम जो है ना सेपरेट पेजेस इसको भी एलोकेट करें उसको भी एलोकेट करें। तो उससे वो कहता है कि फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रोसेस क्रिएशन आपकी तेज़ हो जाएगी। सो आपकी प्रोसेस क्रिएशन क्या होगी, बेनिफिट क्या हो जाएगी प्रोसेस क्या है कि द कॉपी ऑन राइट में कि प्रोसेस क्रिएशन विल बी फास्टर। क्योंकि कॉपी ऑन राइट कहता है कि जब तुम राइटिंग करोगे किसी पेज के अंदर तो तब कॉपी उसकी क्रिएट करोगे। बस इसका फलसफा ये है कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस की जो जितने भी पेजेस हैं, जब तक पेरेंट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस अपने अंदर किसी नई एक्सिक्यूटेबल को नहीं चलाता, नई एक्सिक्यूटेबल नहीं चलाता और किसी पेज के अंदर कोई राइटिंग नहीं करता, चेंजेस नहीं लाता,
तो तब तक वो वाले पेजेस पेरेंट और चाइल्ड जो है ना वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो वो सेपरेट मेमोरी मांगेंगे नहीं ओएस से। जब सेपरेट प्रोसेस पेजेस जो है ना मेमोरी ओएस से मांगेंगे नहीं ये प्रोसेसेस, तो ज़ाहिर प्रोसेस जल्दी क्रिएट होगा, जल्दी जो है ना मसाइल उनके हल होंगे। तो इससे जो है ना प्रोसेस क्रिएशन तेज़ हो जाएगी और जो है ना मेमोरी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और फजूल में जो है ना जगह नहीं पकड़ी जाएगी ऐसे पेजेस की जो कि दोनों तरफ सेम है, ठीक है नहीं। अच्छा, वो फिर कहता है कि इफ आइदर द प्रोसेस मॉडिफाइज द शेयर्ड पेज ओनली देन पेज इज कॉपीड। हाँ, जब छेड़खानी कोई करेगा, चेंजेस करेगा, तो फिर उसमें जो है ना वो आगे एक पिक्टोरियली डायग्राम से भी समझ आ जाएगी। सो काउ मीन्स कॉपी ऑन राइट अलाउज मोर एफिशिएंट प्रोसेस क्रिएशन एज ओनली मॉडिफाइड पेजेस आर कॉपीड एंड free pages are allocated from the pool of zeroed out pages। अच्छा, zeroed out pages क्या होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो ऐसे पेजेस यानी मेमोरी में ऐसे फ्रेम्स जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के किसी पेजेस को एलोकेट हुए थे और वो जनाब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, या किसी ओएस ने उनसे उसके वो पेजेस जो है ना स्वैप आउट कर दिए और ये वाला फ्रेम खाली हो गया किसी वजह से। तो ये जब खाली हो गया तो इसको कह देते हैं हम जीरो आउट पेजेस, और ये वापस ओएस जो है ना पूल ऑफ फ्री फ्रेम्स में इसको शामिल कर देता है। यानी पूल ऑफ फ्री फ्रेम्स में शामिल करने का मतलब ये है कि अब आने वाले नए प्रोसेसेस को अगर फ्रेम्स चाहिए तो फिर उनको उन इसमें से या इसको वो उनको थमा सकता है, दे सकता है। तो फ्री पेजेस आर एलोकेटेड फ्रॉम द पूल ऑफ दिस फ्री फ्रेम्स यानी जीरोड आउट पेजेस। तो ये फिर किसी दूसरे प्रोसेस को जो है ना एलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि अब ये किसी की भी मलकियत नहीं रहा। यानी कि ये पहले किसी की मलकियत था ये फ्रेम, अब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया या किसी वजह से उससे ले लिया गया था ये फ्रेम ओएस ने। वो क्यों है वो वजूहत आगे समझ आ जाएंगी आपको, एल्गोरिथम जब आएंगे। तो अब आपको ये जो है ना फ्रेम जो है ना दिया जा सकता है, ठीक है जी। ये जीरो आउट जो है ना पेजेस का मतलब ये है। अच्छा, ये वही बात है कि बिफोर प्रोसेस वन मॉडिफाइज पेज सी, तो पेज सी जो है ना वो मिसाल के तौर पे प्रोसेस वन ये यू कैन एज्यूम कि ये पेरेंट प्रोसेस है एंड यू एज्यूम दैट प्रोसेस टू इज इट्स चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसने फोर्क किया था, एज्यूम करें, और फोर्क के नतीजे में ये प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब ए बी सी ये इसके शेयर्ड प्रोसेस हैं, ठीक है ना जी, ये शेयर्ड है। अब ये इन्होंने जो ना इसमें कोई राइटिंग नहीं की। कुछ देर बाद जो ना प्रोसेस P1 एज्यूम कर लेते हैं कि वो अपने इस पेज में कुछ राइटिंग करता है, चेंजेस करता है। तो ज़ाहिर है जब ये चेंजेस करेगा तो फिर इसकी नई कॉपी बननी चाहिए। अब क्योंकि प्रोसेस P2 ने तो नहीं चेंजेस की ना, उसके लिए तो ये विजिबल चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें कि इसमें वो क्या कर रहा है कि वो इस प्रोसेस P1 के लिए एक नई कॉपी जो है ना फिजिकल मेमोरी में क्रिएट कर रहा है, और ओरिजिनल कॉपी जो मॉडिफाइड नहीं है वो ओरिजिनल उसके पास है P2 के पास, और जो मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें चेंजेस इसने किए हैं P1 ने, वो उसने सेपरेट कर दिए। और ए और बी जो कि स्टिल अभी चेंजेस किसी ने नहीं की इसमें, तो वो दोनों के दरमियान अभी भी शेयर्ड है, ठीक है। तो ये है वो तसव्वुर काओ का, कॉपी ऑन राइट का, कि जब तक आप पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस अपने शेयर्ड पेजेस को जब तक छेड़ते नहीं हैं तब तक वो इसको शेयर्ड जो है ना वो जो है ना उसको रखेंगे, और जब तक वो जब उसको छेड़ लेंगे तो बस उनके लिए फिर जो है ना सेपरेट कॉपी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, सो
तो अब हम एक नई बहस फिर छेड़ते हैं, वो ये कि अब अगर एक प्रोसेस है उसका एक पेज रेफर हो जाता है और वो पेज को डिस्क से आपको स्वैप इन करने की ज़रूरत पड़ गई है, उसको आपने स्वैप इन करके अब लाना है मेमोरी में। अब स्वैप इन करके आपने लाना है मेमोरी में, और मेमोरी में जगह नहीं है। मेमोरी में जगह होने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो फ्री फ्रेम अवेलेबल इन मेमोरी। अब क्या करें? यानी ये जो डायग्राम थी ना आपकी, जो मैंने आपको यहाँ कहा था कि मैं ये बात खोलूँगा, पहले मैंने कहा था ये बात मैंने खोली, वो जो ऑटो इंक्रीमेंट और स्ट्रिंग मूव की। अब मैंने कहा था आगे चैप्टर में हमने कहा था ना ये 6 स्टेप्स पे हम बातें खोलेंगे। अब हम इस बात को खोलने लगे हैं कि ब्रिंग इन द मिसिंग, यानी यहाँ से अब आपने इधर इसका पेज फॉल्ट हुआ ना, अब ये पेज को आपने लाना है। तो आप तो अब बड़े आसानी से कह रहे हैं ना कि बस यार ये चौथा पेज ये इधर ये पेज है, इसको उठा के यहाँ फ्री फ्रेम में ले आओ। ओ भाई यहाँ फ्री फ्रेम है ही नहीं, अब क्या करोगे? अब ये इंस्ट्रक्शन तो यहाँ चल ही नहीं सकती जब तक कि आप इसको यहाँ लाते नहीं और इसकी एंट्री यहाँ अपडेट नहीं करते और इसको वी नहीं करते और फिर इसको रीस्टार्ट नहीं करते। ये चौथा स्टेप जब तक होता नहीं तो पांचवा और छठा स्टेप तो हो ही नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो वो रीस्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये भी आपने स्लीप में चला गया या ये वेटिंग में चला गया, एक किस्म का वेट मोड में चला गया। ये प्रोसेस के वेटिंग स्टेट याद है। तो अब क्या करें? चलें फिर वहाँ देखते हैं अब क्या करें। तो अब ये सारा चैप्टर में आगे जाना, अब थोड़ी सी अब इधर बातें इस पे हम करेंगे। अच्छा जी, तो फ्रेम नहीं है जी। तो अब कहता है कि पेज रिप्लेसमेंट, हाँ जी। अब वो कहता है ना कि ये डिस्क है ये, और इस एक पेज को आपने लाना है मेमोरी में, और मेमोरी में जनाब जगह फुल है। तो पेज रिप्लेसमेंट करो, यानी इधर इस पेज को किसी एक पेज से रिप्लेस करो, यानी इधर एक ऐसा पेज, यानी ये सारा फिल है। तो अब इसमें से किसी एक पेज को वापस लाओ डिस्क पे, इधर खाली जगह क्रिएट हुई और इसको फिर वो उसकी जगह बिठाओ। फाइंड सम पेज इन मेमोरी बट नॉट रियली इन यूज, यानी ये कहना ये चाह रहा है, जो आम कॉमन सेंस भी कहती है कि यार ऐसा करो ना कि एक ऐसा पेज जो कि इस्तेमाल में नहीं है ना और मेमोरी में पड़ा है, उसको स्वैप आउट कर दो, यानी इसको स्वैप आउट कर दो, इस पेज को लेट से यहाँ पे वापस, और इसको स्वैप इन कर दो उसकी जगह। लेकिन वो कहता है इसके लिए मुझे एल्गोरिथम दो ना। एल्गोरिथम इसलिए दो ना कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे एक प्रोसेस बैठा हुआ है, मेमोरी में कितने प्रोसेस बैठे हैं? यहाँ तो तकरीबन कोई एक प्रोसेस तो नहीं बैठा हुआ, यहाँ तो मिसाल के तौर पे 10 प्रोसेसेस बैठे होंगे एक वक्त में मेमोरी में, और 10 के कोई अगर 4 पेजेस बैठे होंगे तो तकरीबन 40 पेजेस होंगे। अब कौन सा प्रोसेस और उस प्रोसेस का कौन सा पेज, इसके लिए एल्गोरिथम चाहिए मुझे। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस एक इशू है। वांट एन एल्गोरिथम विच विल रिजल्ट इन मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। हाँ जी, एल्गोरिथम भी ऐसा बेतुक्का सा ना हो कि मानो बस देखो जो यार जो तुम्हें पसंद आ जाए फिलहाल बस निकालो बाहर करो इसको। नहीं 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 जी, एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हो। मिनिमम क्यों? अभी तुम देख आए हो कि वो जो 6 स्टेप्स है ना, उसका इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकाल के देखा था, कितना भारी है वो टाइम के एतबार से, कितना बर्डन है, ओवरहेड है उसमें। आयो हो रहा है, डिस्क आयो हो रहा है, इन स्वैप आउट, फिर जनाब रीसेट टेबल्स हो रहे हैं, मेमोरी में चेंजेस हो रही हैं और रीस्टार्ट हो रहा है इंस्ट्रक्शन। दिमाग पूरी मुसीबत आपने क्रिएट कर दी है ना, हर जगह आपने तहलका मचा दी है। पेज फॉल्ट क्या हो जाता है कि पूरी ओएस जनाब झंझोड़ देते हैं।
डिस्क में भी जो है ना मुसीबतें खड़ी कर दी, मेमोरी में भी खड़ी कर दी, पेज टेबल भी अपडेट कर रहे हैं, सीपीयू में जब जाके उसे कहते हैं दोबारा इंस्ट्रक्शन चलाओ, वो यार कहता है यार ये क्या मुसीबत खड़ी की है, पूरा ओएस आपने जो है ना मेरे लिए हिला जुला के रख दिया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई ये पूरा ओएस मत हिलाया जुलाया करो ना, इसलिए कोशिश करो, क्या करो कि तुम्हारा ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए एफिशिएंट जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हों। अच्छा, तो फिर कहता है क्या करें, तो वो कहता है ये कि एक एल्गोरिथम ऐसा कुछ चुनो, वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक एहतियात हो, वो ये कहता है कि सेम पेज में बी ब्रॉट इनटू मेमोरी सेवरल टाइम्स। अच्छा, ये बेवकूफ़ी ना करना कि एक कीमती पेज, कीमती से मुराद मेरी ये है कि वो बहुत यूज़ होने वाला पेज है। मिसाल के तौर पे किसी प्रोसेस का ये पेज है, ठीक है ना जी, ये बहुत यूज़ होता है, यानी ये बार बार इसमें डाटा है, कुछ ऐसा है जो रेफर होता है, और आप इसको स्वैप आउट करते हैं डिस्क पे, ठीक है, ले आते हैं। अच्छा, स्वैप आउट किया आपने ना, क्योंकि जगह बनानी थी आपने, दूसरे को स्वैप इन करके लाया यहाँ। थोड़ी देर बाद यही वाला पेज फिर यूज़ हुआ, इसको फिर यहाँ स्वैप इन करके यहाँ लाए दूसरी जगह, फिर स्वैप आउट किया, फिर ये रीयूज़ हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो बहुत ज़्यादा रीयूज़ होता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़रूरी पेज है ना, कि बार बार रीयूज़ होता है। इसका मतलब है ज़रूरी पेजेस को बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं उनको बार बार डिस्क पे स्वैप आउट मत कराओ। क्यों? क्योंकि फिर सेम पेज में बी ब्रॉट इनटू मेमोरी सेवरल टाइम तुम्हें करना पड़ेगा। ये वाला पेज तुम्हें बार बार मेमोरी में स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, तो ये पेज फॉल्ट तो तुम्हारा मगज़ ख़राब कर देगा इस पेज के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा एल्गोरिथम एक तो ये ध्यान भी रखे कि ऐसा पेज वो बार बार स्वैप इन स्वैप आउट ना करे जो कि बहुत क्या हो, मोस्टली यूज़ होता हो। मोस्टली यूज पेज को खुदा के लिए बार बार नहीं स्वैप आउट करना, बल्कि उसमें कोशिश करनी है कि वो मेमोरी में रिटेन रहे, क्योंकि फिर तुम्हारे पेज फॉल्ट्स की फ्रीक्वेंसी हद दर्जे बढ़ जाएगी जब उसको तुम बार बार निकालोगे। तो ये कहता है कि ये एहतियात तुमने बार कैफ जो है ना बरतने की कोशिश करनी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कुछ बातें समझ गए। अब ये कुछ कॉमन सेंस की बातें वो कर रहा है, अभी एल्गोरिथम आगे आ रहे हैं, ठीक है जी, ये कॉमन सेंस की जो चीज़ें जो समझ आती हैं। अच्छा, ये भी सुन लें एक, चलें ये आखिरी स्लाइड एक डिस्कस करते हैं, फिर इसको यहाँ रोक देते हैं। पेज रिप्ले, अगली बात, प्रिवेंट ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन टू इंक्लूड द पेज रिप्लेसमेंट। अच्छा, वो कहता है कि प्रिवेंट ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन टू इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट means don't allow full process with all pages। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक प्रोसेस को विद फुल पेजेस अलाउ मत करो, ओवर एलोकेशन का ये मतलब है। रादर प्लेस करो few of its necessary pages and allow other process to get in। ठीक है ना जी, औरों को भी इजाजत दो with necessary pages and page replacement algorithms should decide which page to get in and which should be out, which should be swapped out to the disk। यानी कि ये वो जो चैप्टर 8 में हमारा assumption थी ना कि हम जब एक प्रोसेस को लाएंगे तो पूरा लाएंगे, तो ये नहीं, ओवर एलोकेशन नहीं करनी। यानी कि अब हमारी assumption आगे एल्गोरिथम भी अभी आएंगे ऐसे ही होंगे, ये ऐसे नहीं करेगा, ये 1 by 1 पेजेस को लाएगा, जिसको तुम रेफर करोगे उसको पेज को लाएगा। ये ऐसे नहीं कि शुरू में ले आओ जी 10 ले आओ, 15 ले आओ, 20 ले आओ, नहीं नहीं नहीं, जिस पेज को आप रेफर करोगे उसको साथ साथ लाता जाएगा। क्योंकि मुझे क्या पता कि आपको इस प्रोसेस के कौन से पेजेस
जो है ना शुरू में दरकार होंगे। मतलब मुझे इल्हाम तो नहीं होगा ना कि आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम क्या क्या रेफ़र करेंगे अपने प्रोसेस में, वो इसको क्या पता है, एडवांस में तो कुछ नहीं पता। तो जो जो चीज़ें आप रेफ़र करेंगे वो उसके पेजेस को जो है ना मेमोरी में लाएगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर पेज रिप्लेसमेंट वो एलोकेशन ऑफ मेमोरी नहीं कर सकता आपके लिए, यानी ऑल पेजेस आपके या मैक्सिमम पेजेस कहना चाहिए आपके मेमोरी में वो नहीं ला सकता, कुछ 1 बाय 1 लाएगा या ऐसी कुछ स्कीम डालेगा। और फिर पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम भी इंक्लूड करेगा वो। मतलब ये ना कि जब 1 बाय 1 आएंगे तो ज़्यादा प्रोसेसेस को एकोमोडेट करेगा, जब ज़्यादा को एकोमोडेट करेगा तो पेज रिप्लेसमेंट का झगड़ा भी आएगा कि भाई किस के अब नया प्रोसेस आ रहा है, मेमोरी में जगह नहीं है, अब वो देखेगा हाँ जी मैंने तो उसके बेजाना 8 में अब ये फलाना यूज़ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, इसको निकालो, इसको डालो, उसको करो, ये करो, ये पेज रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें अब आपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है ना ये सारे इस पे अब चलेंगे। ठीक है जी, तो ये कैसे चलेंगे ये तो हम थोड़ा आगे अब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ आगे जो अभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, यानी ये मैं अभी फ़िलहाल इधर आज आपको इस लेक्चर के एंड में बस अभी स्लाइड में आपको यानी एक ग्राउंड सेट कर रहा हूँ। आगे जो अगले लेक्चर में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना अभी मुख्तलिफ, उनके लिए एक स्टेज सेट करके छोड़े जा रहा हूँ आज कि उन एल्गोरिथम्स की एजम्पशंस क्या हैं, वो एजम्पशन यहाँ हम आज क्लियर कर चलेंगे, फिर आगे हम सिर्फ एल्गोरिथम्स पे शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। दूसरी बात, यूज मॉडिफाई अ डर्टी बिट टू रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ पेज ट्रांसफर्स। क्या मतलब, ओनली मॉडिफाइड पेजेस आर रिटन टू डिस्क। हाँ जी, देखें आपके पेजेस ओरिजिनली कहाँ से आएंगे, डिस्क से आते हैं ना, मुख्तलिफ पेजेस प्रोसेसेस के। तो ये आया इधर इस मेमोरी में, इधर आया, ये डिस्क से आया इधर, ये आया इधर मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब ये प्रोसेस है कि लॉजिकल एड्रेस पेज है, इसके ये 3 पेजेस हैं, ठीक है ना जी। इस प्रोसेस ने अपना ये वाला पेज डर्टी कर दिया। डर्टी का मतलब है कि मॉडिफाई कर दिया। डर्टी करना ना, एक वाइट पेज आप बच्चे को देते हैं कि इस पे ड्राइंग बनाओ, वो उसको वापस आपको उसी तरह दे देता है, तो उसका मतलब उसने पेज डर्टी नहीं किया। और एक दूसरे बच्चे को देते हैं, वो उस पर कुछ ड्राइंग थोड़ी सी बनाता है, तो उसका मतलब उसने उसको थोड़ा डर्टी करके दिया है। तो पेज डर्टी करने का मतलब ये है कि आपने उसको अपडेट किया है, पेज को चेंजेस किए हैं ना उसमें। तो अब ये पेज जो इसने डर्टी किया है, तो इसको तो जब आप ये पेज जब इसको रिप्लेस करेंगे, मिसाल एक दूसरे प्रोसेस को इस पेज से रिप्लेस करेंगे, तो ये तो डर्टी हुआ है ना, इसकी ये इसका रेप्लिका था ना ये, यानी ये वाला पेज था ना, ये यहाँ आया था और इसको आपने डर्टी के किया है। तो अब इसको जब आप किसी दूसरे प्रोसेस के इस पेज को यहाँ पे राइट करेंगे इसकी जगह रिप्लेस करने के लिए, तो इस इमेज को दोबारा रिप्लेस करेंगे ना, डिस्क पे राइट करेंगे, सेव भी करेंगे ना, क्योंकि वो तो अभी चेंज हो गया है यहाँ मेमोरी में। तो सेव करेंगे उसकी एक्चुअली इस कॉपी को इसके ऊपर राइट करके। लेकिन इस पेज के लिए तो मुझे जो है ना डिस्क पे सेविंग नहीं करनी ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए आपने, ये तो एज इट इज़ यहाँ से आया था, इस पे आपने सिर्फ रीडिंग वगैरह की है। तो जब रीडिंग की है तो फिर अगर ये वाला पेज इस पे आपने दूसरे प्रोसेस का राइट कराना है, तो इसमें आप एक स्वैप इन यानी एक स्वैप आउट, स्वैप इन यानी एक ये जो स्वैप आउट है यहाँ से, इससे बच सकते हैं। एक स्वैप इन किया था ना इसको आपने मेमोरी में, और चूंकि इस पर कोई आपने लिखाई नहीं की, कोई चेंजेस नहीं की, तो जब इस पर कोई नया पेज आके बिठाएंगे तो बस इसको बिठा दें, इस पर ओवरराइट कर दें। क्यों? क्योंकि इसका इमेज डिस्क पे पड़ा हुआ है और चूंकि इस पर आपने कोई चेंजेस नहीं की थी, तो बस वो इमेज काफ़ी है ना मेरे लिए डिस्क पे। लेकिन जिस पेजेस में हमने राइटिंग की है उसको डर्टी किया है, तो उसको तो फिर वापस भी लिखवाना होगा आपने। ये वो बात कर रहा है कि यूज मॉडिफाई अ डर्टी बिट टू रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ पेज ट्रांसफर। जिसकी डर्टी बिट ऑन हो गई, 1 हो गई, इसका मतलब है उसको स्वैप इन करते वक्त, स्वैप आउट करते वक्त, यानी कि फिर एक तरफ से लाए हो तो वापस भी ले जाओगे। और जिसकी डर्टी बिट ऑफ है यानी 0 है, तो उसको जब लाए हो तो वापस ले जाना ज़रूरी नहीं है, बस उसके ऊपर डायरेक्ट राइट करा दो दूसरे को। ये
यानी ये एक आयो बचा रहे हैं, इसमें से बस नतीजा क्या है, 1 आयो इज लेस, यानी एक तरफ की आयो बच रही है आपकी। ठीक है जी। और अगली बात, पेज रिप्लेसमेंट कंप्लीट्स सेपरेशन बिटवीन लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी और लार्ज वर्चुअल मेमोरी कैन बी प्रोवाइडेड ऑन स्मॉलर फिजिकल मेमोरी। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, अभी दोबारा भी कर लेते हैं कि लार्ज वर्चुअल मेमोरी, यानी अभी आपकी बहुत बड़ी लार्ज वर्चुअल मेमोरी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस बहुत बड़ी भी हो जाए ना, कोई परवाह नहीं, उसको अब हम स्मॉलर फिजिकल मेमोरी में भी प्लेस कर सकते हैं। मसला नहीं है कि अब आपके जो ना 50 पेजेस की प्रोसेस क्यों ना हो, और मेमोरी जो है ना बेशक जो है ना आपकी 30 पेजेस की क्यों ना हो, तो आपको मैंने 50 पेजेस तो एक वक्त में देने ही नहीं है। वो 50 पेजेस है ना आपके डिस्क पे पड़े होंगे, लेकिन मैं मेमोरी में आपको एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेजेस दूंगा, 10 में 5 किसी दूसरे प्रोसेस को दूंगा, 3 किसी दूसरे को दूंगा, तो बस ठीक है, आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो आपका जितना भी एड्रेस स्पेस बड़ा हो जाए मुझे तो कोई परवाह नहीं उससे। लेकिन अगर हम वो पिछले चैप्टर की एजम्पशंस पे चलते तो फिर तो ये कभी भी प्लेस ना हो सकता इधर। अगर पूरा पूरा प्रोसेस में लाता मेमोरी में तो फिर तो ये ताहयात कभी भी नहीं है मेमोरी में आ सकता था उस चैप्टर की एजम्पशन पे। लिहाजा वर्चुअल मेमोरी जो है ना उसके बगैर तो आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आपके चल ही नहीं सकते। इस एजम्पशन पे तो नहीं चल सकते कि भाई ओहो आपका प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया, मेरे पास इतनी मेमोरी इस तरह से मैंने चलाना ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये हैवी गेम्स इंस्टॉल करते हैं या हैवी सॉफ्टवेयर, तो उसमें उसके ने पीछे DVD के पीछे लिखा होता है रिकमेंडेड हार्डवेयर, इतना कम से कम आपका GB रैम होनी चाहिए और इतनी जना आपका CPU स्पीड होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए लिखा होता है। इसका मतलब नहीं है कि अगर उससे कम होगी तो इस तरह से चलेगा ही नहीं, वो चलेगा लेकिन वो फिर उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, स्लो चलेगा, रुक रुक के चलेगा, हैंग होगा, इस तरह। तो वो यही बात है कि वर्चुअल मेमोरी के तस्वर पे अगर वो चलेगा तो मे भी कि आपके 50 पेजेस वाला प्रोसेस जब 10 पेजेस एट अ टाइम में के साथ मेमोरी में चलेगा तो शायद वो उसकी परफॉर्मेंस फिर वैसी ना हो। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैंने आपको ये कह दिया कि हो सिरे से चलेगा ही नहीं, तो ये तो मैंने इनकार तो कभी नहीं किया, मैं आपको नो तो नहीं किया, मैं कहूँ आए, लेकिन अगर आपका गुजारा चलता है 10 पे तो चले, मैंने रोका तो नहीं है आपको, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चले जी, तो इस लेक्चर को हम यहाँ रोकते हैं। अब अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह ये जो स्लाइड है इससे ऑनवर्ड हम फिर अपना लेक्चर शुरू करेंगे। अगर अब आपका कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, आप पूछें।